अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये कहानी मेरी ज़ुबानी सुनो, क्योंकि ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो मैंने अपनी आँखों से देखा है, और जो देखा है वो दोबारा देखने की हिम्मत नहीं रख सकता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो सच है जो शायद कभी भूल नहीं सकूँगा। ये वाक़या सिर्फ 2 हफ्ते पहले का है। हर सफ़र की तरह मुझे इस बार भी एक लोड उठाना था। मुल्तान से सामान लेकर पेशावर तक पहुंचना था। ये काम मेरा रोज़ का है और ऐसे लंबे सफ़र में अक्सर करता रहता हूँ, मगर इस बार अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। दिल को लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है। कई साल से रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन कभी भी सफ़र शुरू करते ही ऐसी घबराहट महसूस नहीं की। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मेरा हेल्पर गुलाम, जो कि एक पुराना और तजुर्बाकार बंदा है, उसने भी कुछ अजीब महसूस किया। ये बंदा हर वक्त हंसने बोलने वाला है, लेकिन उस रात वो भी चुप था। ये तबीयत का ही तेज़ था, लेकिन जब से सफ़र का प्लान बना था वो कुछ उलझा उलझा लग रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है गुलाम भाई, आज कुछ ज़्यादा ही चुप हो? उसने बस एक नज़र मुझे देखा और सिर्फ इतना कहा, भाई आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कुछ सही नहीं है। मैं हंस दिया, बस थकान होगी, चलो चाय पी लो, सब ठीक हो जाएगा। मुल्तान से रात 9 बजे हम निकल पड़े। रात का सफ़र मुझे हमेशा पसंद है। सड़क खाली होती है, ट्रैफिक कम होती है और ठंडी हवा भी मज़े की लगती है। प्लान ये था कि हम लाहौर से होते हुए जीटी रोड के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। ट्रक बिल्कुल फिट था, इंजन स्मूथ चल रहा था और हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और हमारा ट्रक अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी थी जो रोड को देखने लायक बना रही थी, वरना हर तरफ घना अंधेरा था। इस वक्त सिर्फ बड़े ट्राले और ट्रक्स रोड पर चल रहे थे। छोटी गाड़ियां या तो किसी होटल के पास रुक चुकी थी या फिर दिन के सफ़र का इंतज़ार कर रही थी। ये वो टाइम होता है जब सिर्फ वो लोग सफ़र करते हैं जो रास्ते और इस दुनिया की फितरत को अच्छी तरह जानते हैं, या फिर जो मजबूर होते हैं। लेकिन जब हम शेखपुरा क्रॉस कर रहे थे तब एक अजीब वाक़या हुआ। एक ऐसी चीज़ जो ना पहले कभी देखी थी ना कभी सोची थी। हम शेखपुरा से थोड़ा आगे निकल ही रहे थे कि अचानक मेरी नज़र रोड के किनारे पर पड़ी। एक औरत बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए, एक औरत बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में रोड के एक साइड पर खड़ी हुई थी। अंधेरे के बावजूद उसकी शक्ल थोड़ी बहुत दिख रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कोई बीमार या परेशान हो। लगता था कि वो मदद मांग रही है। मगर एक अजीब बात यह थी, इस वक्त इन सुनसान रास्ते पर कोई औरत अकेली क्या कर रही थी? पहले तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। इतने सालों से रोड पर हूँ, अक्सर लोग लिफ्ट मांगते हैं या मदद के लिए हाथ उठाते हैं, मगर रात के इस वक्त और ऐसे बेजान रास्ते पर ये बात दिल में चुभ गई। दिल को बेचैनी महसूस हुई, इसलिए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे हमें देख रही हो, लेकिन इस बार उसकी शक्ल थोड़ी और वाजिया हो रही थी। जैसे जैसे ट्रक दूर जा रहा था उसका चेहरा साफ दिखने लगा। ये मुझे एक अजीब बात लगी। गुलाम ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई ये तूने देखा? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। वो आदमी जो कभी किसी चीज़ से नहीं डरता था, उसका यूं घबरा जाना इस बात को और भी अजीब बना रहा था। क्योंकि मैंने अक्सर सुना था और शायद आपने भी सुना हो कि रात को अक्सर या तो दुल्हन के कपड़े पहने हुए या सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी होती है। उसे ज़्यादातर लोग तो छलावा कहते हैं। आगे मुझे पता नहीं, और मुझे इसी वक्त
यही बात याद आई थी। मैंने गुलाम को सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल अंदर से एक अजनबी सी दहशत महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनजान हाथ दिल को धीरे धीरे दबा रहा हो। लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। ये सिर्फ एक झलक थी, असली डर अभी बाकी था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ मौसम की नहीं लग रही थी, जैसे कोई नज़र छुपा के देख रहा हो। जब हम लाहौर के आसपास पहुँचे तब मुझे अंदर एक अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी, जैसे ट्रक के कैबिन में हम दोनों के अलावा कोई और भी हो। पहले तो ये सिर्फ एक गुमान था, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास बढ़ने लगा। अजीब बात ये थी कि मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई साफ शरारत महसूस नहीं हुई, बस एक अजीब सा बोझ, जैसे कोई बग़ैर आवाज़ किए हर पल हमारी हर हरकत देख रहा हो। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि ये सिर्फ थकान और वहम है। लेकिन फिर मैंने देखा कि गुलाम भी बेचैन है। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, कभी अपने हाथ रगड़ रहा था, कभी बिना वजह शीशा नीचे करके बाहर झांक रहा था। फिर धीरे से बोला, भाई मुझे लग रहा है ट्रक का वेट बढ़ गया है। उसकी बात सुन के मैंने एक्सीलेटर दबाया और महसूस किया कि हाँ, इंजन पहले से ज़्यादा ज़ोर लगा रहा था। ये बात समझ से बाहर थी, क्योंकि लोड वही था जो मुल्तान से उठाया था। ना कुछ गिरा था, ना कुछ और रखा था। फिर ये इंजन ज़्यादा ज़ोर क्यों लगा रहा था? क्या सच में कुछ और भी हमारे साथ सफ़र कर रहा था? रात के करीब 2 बज रहे थे और मैंने फ़ैसला किया कि ट्रक एक छोटे से होटल पर रोक लेता हूँ। ये रोड पर छोटे छोटे होटल्स अक्सर मिल जाते हैं, जहाँ ट्रक ड्राइवर चाय पीते हैं या हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। होटल सुनसान था, सिर्फ एक आदमी चाय बना रहा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और उस आदमी से मजाक में पूछा, भाई कोई बैठा है पीछे? उसने एक पल के लिए मुझे घूर के देखा, फिर चाय में हल्का हल्का चम्मच हिलाने लगा। 2 सेकंड के लिए चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीमी आवाज़ में बोला, नहीं भाई। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने मुझे पागल समझा था। इतने में ही गुलाम ने कहा कि हमें खुद जाकर चेक करना चाहिए। गुलाम ने बिना एक सेकंड सोचे ट्रक का दरवाज़ा खोला और सीधा नीचे उतर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसके अंदर का खून जम गया हो। उसकी सांस तेज़ हो गई थी, जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। मेरी निगाह ट्रक की तरफ गई। इंजन बंद था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अंदर कोई बैठा है। और अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिला भी हो। हम दोनों ने मिलकर ट्रक का कंटेनर वाला दरवाज़ा चेक किया, जैसे हर दफ़ा करते थे। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, बिल्कुल वैसे ही जैसे होना चाहिए था। कोई भी बिना उसे खोले अंदर नहीं जा सकता था। मगर फिर भी एक बेचैनी सी हो रही थी। ये सिर्फ एक वहम तो नहीं था। लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर मारी तो कंटेनर के अंदर घने अंधेरे में एक सिलवट सी नज़र आई, जैसे कोई वहाँ पड़ा हो। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक पुरानी बोरी या कपड़े का ढेर लग रहा था, लेकिन फिर कुछ अजीब लगा, जैसे वो सिलवट हिल रही हो या फिर कोई सांस ले रही हो। बिस्मिल्लाह पढ़, गुलाम ने कांपते हुए कहा, और मैंने फ़ौरन टॉर्च उस तरफ की, रोशनी और तेज़ की। वहाँ जब रोशनी की तो वहाँ हमें कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक अजीब सी बू थी, एक बहुत ही अजीब स्मेल जो पहले कभी नहीं महसूस की थी। जैसे मिट्टी और गीली लकड़ी की मिली जुली स्मेल हो, जैसे कोई पुरानी चीज़ जो कभी जिंदा थी और अब सिर्फ मिट्टी में मिली हुई हो। एक ऐसी बू जो सिर्फ मुर्दा और ज़मीन के नीचे दबे चीज़ों की होती है। मुझे सिर पे हल्की गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई कान के बिल्कुल करीब आके सांस ले रहा हो, पर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मैं और गुलाम और वो बंद कंटेनर। मैंने हल्की सी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, चल यहाँ से, और हम दोनों फ़ौरन ट्रक में वापस आ गए। लेकिन जब ट्रक चलाया तो वो एहसास और भी बढ़ गया। पहले सिर्फ एक अजीब सी घबराहट थी, अब एक पूरी तरह महसूस होने वाली चीज़ थी। अब सिर्फ ये ख्याल नहीं था कि कोई है, अब मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कोई ट्रक के अंदर है। मैं महसूस कर सकता था एक सांस, एक भारी सी सांस जो बिल्कुल हमारे बीच आ रही थी। रात की ठंड और ट्रक का इंजन का शोर, सब कुछ एक पल के लिए चुप सा लगने लगा था।
जैसे सिर्फ वो सांस सुनाई दे रही हो। तभी अचानक रियरव्यू मिरर में एक चेहरा दिख गया। मेरा दिल बंद होने वाला था। वो एक पल जैसे मौत का पैगाम लेकर आया हो। आंखों के सामने सफ़ेद और खाली हल्की सी शक्ल, न पूरी इंसान लग रही थी न पूरी मखलूक, बस एक भयानक अजीब सी तस्वीर। मैंने झटके से ब्रेक मार दी। गुलाम की चीख निकली, चल भाई चल यहाँ से। पर ट्रक रुक नहीं रहा था, जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती पीछे से धक्का लगा रहा हो। फिर अचानक एक ज़ोर का धक्का लगा। ट्रक के अंदर एक भारी चीख गूंज उठी। वो चीख जो इंसानी नहीं थी, एक औरत की भी नहीं थी। वो चीख जैसे एक सालों पुरानी चीख थी, जो ज़मीन के नीचे दबा दिया गया हो और अब जाग रहा हो। स्टीयरिंग व्हील हिलने लगा, जैसे किसी और के हाथों में हो। मैंने ज़ोर लगा के कंट्रोल किया, लेकिन पीछे से एक और चीख गूंज उठी, अब की बार ज़्यादा करीब से। बस फिर मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को आगे बढ़ाया, और जब पेशावर के करीब पहुँचे तब जाके ट्रक वापस नॉर्मल हो गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूल सकता। वो चेहरा जो सिर्फ एक पल के लिए मिरर में दिखाई दिया था, वो अब भी कहीं दिमाग के कोने में ज़िंदा था, जैसे अब भी मुझे देख रहा हो। जब हम फैक्ट्री पहुँचे और लोड उतारने लगे तो फैक्ट्री का आदमी पहले तो नॉर्मल था, मगर जैसे ही उसने माल चेक किया उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भाई ये लोड कम क्यों है? उसने हैरानी से कहा। मैं और गुलाम एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसे हो सकता है? हमने तो रवाना होने से पहले सारा लोड चेक किया था। हर बार की तरह इस दफ़ा भी सब बराबर था, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं थी। तो फिर ये माल कहाँ गया? मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। गुलाम ने भी धीरे से कहा, भाई ये कोई आम चीज़ नहीं लगती थी। मुझे याद आया वो सिल्वर जो कंटेनर के अंदर दिखाई दी थी, वो अजीब सी बू जो मिट्टी और गीली लकड़ी जैसी थी, और सबसे ज़्यादा वो चेहरा जो मिरर में सिर्फ एक पल के लिए नज़र आया था। अगर कोई चीज़ सफ़र के बीच में गायब हुई थी तो फिर वो कहाँ गई? और अगर ट्रक के अंदर कोई था तो वो उतरा कब? मुझे याद है हमने रात के सफ़र में कोई रुकावट नहीं की थी। हम किसी जगह नहीं ठहरे थे सिवाय वो उस होटल के। तो फिर ये सब कैसे हुआ? आज भी जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे घबराहट और डर महसूस होता है। वो चेहरा जो मैंने मिरर में देखा था वो इंसानी नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं लगता था। लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे एक बात का है, अगर वो चीज़ ट्रक से उतर चुकी थी तो क्या अब वो किसी और ट्रक के साथ जा रही है? क्या कोई और उसका नया शिकार बनने वाला है? ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है। ये वाक़या 15 अक्टूबर 1993 को मेरे साथ हुआ। मैं एक ट्रक ड्राइवर था जो रात की शिफ्ट में सामान पहुंचाने का काम करता था। उस रात मैं कराची से लाहौर जा रहा था अपने पुराने बेडफोर्ड ट्रक में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ था। रात का अंधेरा था, हवा में एक मिट्टी की खुशबू थी और आसमान भी सितारों से भरा हुआ था। ये एक तन्हा सफ़र था, सिर्फ मेरी ट्रक की आवाज़ और रोड पर चलते हुए टायर की हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी। मैं एक छोटी सी जगह के करीब था जो पंजाब के रास्ते में आती है, जिसे लोग अक्सर बिना देखे गुजर जाते हैं। मुझे रात का सफ़र हमेशा पसंद रहा है, मगर उस रात कुछ अजीब लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 2 घंटे का सफ़र बाकी था, लेकिन मैं थोड़ा आराम करने के लिए एक रेस्ट एरिया पर रुक गया, जो एक सुनसान जगह थी। रेस्ट एरिया में सिर्फ चंद डिम रोशनियाँ जली हुई थी। मैंने ट्रक पार्क किया, अपनी फ्लेक्स से चाय निकाली और ट्रक से बाहर आकर ठंडी हवा महसूस की। वहाँ एक पुरानी जंग लगी हुई कार भी खड़ी हुई थी, जो लगता था कि सालों से चली नहीं है। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस चाय पीने लगा। कुछ देर बाद वैसे ही चलने फिरने के लिए निकल गया, मगर जैसे ही मैं अपने ट्रक के पीछे पहुंचा, मुझे उस पुरानी कार का ट्रंक थोड़ा सा खुला नज़र आया। क्यूरियोसिटी में मैं धीरे से आगे बढ़ा और ट्रंक को हल्का सा उठाया।
अंदर पुराने कपड़े, कुछ खाली बोतल्स और एक अजीब चीज़ नज़र आई, एक खून से भरी हुई शर्ट। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। ये बस एक छोड़ी हुई गाड़ी नहीं थी। मैंने ट्रंक धीरे से बंद किया और पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक हल्की सी लेकिन बराबर चलने वाली रगड़ती हुई आवाज़, जैसे मेटल किसी और मेटल से टकरा रहा हो। ये आवाज़ रेस्ट एरिया के बाथरूम से आ रही थी। वहाँ एक कमज़ोर रोशनी की झलक भी दिख रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी, मगर फिर भी मैं धीरे से आगे बढ़ गया। मैंने एक छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा। अंदर एक आदमी था जो कि एक चाकू तेज़ कर रहा था। वो लंबा और दुबला था, बिखरे हुए बालों के साथ। उसकी आंखें एक अजीब सी शिद्दत से भरी हुई थी। हर हरकत ऐसी थी जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो, किसी प्लान में हो। मेरा गला सूख गया। ये कोई आम मुसाफिर या आवारा आदमी नहीं लग रहा था। मैं वहाँ से हटने लगा। जैसे ही मैंने पहला कदम उठाया, मेरी बूटों की आवाज़ शायद उसने सुन ली। आदमी ने फ़ौरन अपना सर उठाया और हमारी निगाह मिल गई। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और फिर वो हिलने लगा। मैंने बिना कुछ सोचे वहाँ से भागना शुरू कर दिया। उसके चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई और बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया। मैं सीधा अपने ट्रक की तरफ भागा। पीछे सिर्फ उसकी तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे अपने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोलना पड़ा। हाथों से चाबी गिर गई थी, मगर मैंने जो ट्रक में दूसरी चाबी थी उससे इंजन चलाया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने पीछे देखा। वो आदमी बीच रोड पर खड़ा था, हाथ में चमकता हुआ चाकू लेके। मैं बिना रुके वहाँ से निकल गया। अगले ट्रक स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। एक ऑफिसर ने मेरी बात गौर से सुनी और कहा कि वो चेक करेंगे। मैंने कुछ बेहतर महसूस किया, मगर अब भी मेरा दिल घबराया हुआ था। अगली सुबह ट्रक स्टॉप के एक छोटे सी होटल में मैं चाय पी रहा था जब दो पुलिस वाले अंदर आए। उन्होंने मुझे देखा और सीधा मेरे पास चले आए। उन्होंने मेरा नाम लेके पूछा। मैंने उन्हें जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ। दूसरा पुलिस ऑफिसर बोला, हमने जगह चेक की है और जो आदमी आपने देखा था उसका नाम फैज़ान था। ये पहले से हमारी नज़र में है। मेरा दिल डूब गया। किस चीज़ के लिए? कई लोग लापता हो चुके हैं हाईवे पर, मुसाफिर या मजबूर लोग जो जल्दी से मिस नहीं होते। मेरी रूह कांप गई। क्या आपने उसको पकड़ा? पुलिस वाले ने सिर हिलाया। वो भाग चुका था, मगर जो कार आपने देखी थी वो मिली। ट्रंक खाली था, लेकिन बाथरूम के अंदर खून के निशान और लड़ाई के असर मिले। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। सिर्फ ये सोच रहा था कि शुक्र है मैं बचा रहा, लेकिन जो बाकी लोग लापता हुए वो क्या? मैं वहाँ बैठा रहा, अपनी चाय को घूरता, सिर्फ सोचता रहा कि मैं एक कातिल के बिल्कुल करीब था और सिर्फ एक पल की देर होती तो शायद मैं भी उसी ट्रंक में होता। कई हफ्ते गुजर गए, मगर फैज़ान का कोई नया सुराग नहीं मिला। मुझे लगा कि सब भूल गए हैं, मगर मैं नहीं भूल सकता। जब किसी सुनसान जगह पर रुकता हूँ, मुझे वो रात याद आती है। महीना बीत गया और एक दिन मैं फिर एक नए सफ़र पर निकला। इस बार मैं लाहौर से पेशावर जा रहा था। एक रेस्ट एरिया पर रुका और जैसे ही अपने ट्रक से उतरा, फिर वही आवाज़ सुनाई दी, एक मेटल की रगड़ती हुई आवाज़। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैंने अपने ट्रक के नीचे रखा आयरन रोड उठाया और धीरे से आगे बढ़ा। एक और ट्रक के पास छुपकर देखा तो एक आदमी अपने ट्रक के टायर के पास बैठा था, हाथ में एक छोटा सा औजार लिए। मुझे एकदम लगा कि ये वही है, मगर जब रोशनी में देखा तो ये एक बूढ़ा आदमी था। मुंह पर दाढ़ी थी और एक काफ़ी हेल्दी इंसान था। मैंने ज़ोर से कहा, ओए क्या कर रहे हो? आदमी चौंक गया। कुछ नहीं, बस टायर ठीक कर रहा हूँ। मैंने वो रोड नीचे किया और उसे कहा कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई और है। वो बूढ़ा कुछ बोला और अपने काम में लग गया, मगर मैं अब भी घबराया हुआ था। मैं अपने ट्रक में वापस आया, लेकिन दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो रात अब भी मुझे हंट करती है। हर अजनबी एक ख़तरा लगता है, हर सुनसान जगह एक धमकी लगती है।
ये ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं है, मगर मैं इसी बीच नहीं रह सकता। साल बीत गया लेकिन अब भी कभी कभी सोचता हूँ, फैज़ान अब भी कहीं छुपा है क्या? वो अब भी शिकार कर रहा है? और सबसे डरावनी बात यह है, मुझे ये कभी नहीं पता चलेगा कि वो अब क्या कर रहा है। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी वालिदा के साथ 1985 में हुआ था, जब उनकी उम्र तकरीबन 15 या 16 साल थी। ये वो दौर था जब ज़िंदगी आज के मुकाबले में बहुत सादा और मासूमियत भरी हुआ करती थी। रात को बिजली का आना जाना आम बात थी और अंधेरे से लोगों का डरना एक फितरती जज्बा था। इस वक्त गांव और बस्ती के लोग आपस में घुल मिल कर रहते थे, हर कोई दूसरे की मदद को तैयार रहता था। मेरी वालिदा एक छोटी सी बस्ती में पली बड़ी हैं जो काफ़ी साल पहले बसाई गई थी। ये बस्ती कदीम अहमियत की हामिल है। माज़रत मैं आपको ये लोकेशन नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो पंजाब में ही है, जहाँ हर गली और हर पुराना मकान एक कहानी छुपाए बैठा है। यहाँ के लोग बेहतरीन तहजीब और रिश्तों की अहमियत को समझने वाले थे। बस्तियों में रात को खामोशी छा जाती, सिर्फ कहीं दूर किसी जानवर की आवाज़ या दरख्तों की सरसर सुनाई देती थी। मेरी वालिदा के कुछ करीबी दोस्तों का एक ग्रुप था, बिस्मा, ताहिरा और काशिफ़ा। ये सब मिलकर अक्सर शाम को बस्ती के आसपास घूमती फिरती, फिर कभी दरख्त के नीचे बैठकर कहानियाँ सुनती, कभी किसी छत पर जाकर चांद देखते। मगर इन सब दोस्तों में जो ये वाक़या पेश आया वो बिस्मा की तरफ था। बिस्मा एक पुरानी हवेली नुमा घर में रहती थी जो बस्ती के बसने से भी पहले का था। ये हवेली एक अजीम तरीके की इमारत थी जिसकी दीवारों पे वक्त के साथ साथ काफ़ी दरारें आ चुकी थीं। अंदर बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें और लकड़ी के पुराने दरवाजे थे जिनको खोलने बंद करने पर एक अजीब सी आवाज़ आती थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने तो इसमें कोई साया भी देखा था। बिस्मा और उसके ख़ानदान यहाँ बरसों से रहता था और उनके लिए ये सिर्फ एक पुराना घर था। लेकिन शायद हर पुरानी चीज़ सिर्फ पुरानी नहीं होती, कुछ कहानियाँ सदियों तक ज़िंदा रहती हैं। एक रात मेरी वालिदा और उनकी सहेलियाँ बिस्मा के घर रुकने गईं। हवेली की पुरानी दीवारें रात के सुकून में एक अजीब सा बोझ महसूस करवा रही थीं। सब लड़कियां आपस में मजाक कर रही थीं, हंसती बोलती, मगर जैसे ही रात गहरी होने लगी एक अजीब सी खामोशी छा गई। बिस्मा ने एक पुराना लैंटर्न जलाया जो हल्की पीली रोशनी बिखेर रहा था। कमरे की दीवारें इस मध्यम रोशनी में और भी पुरानी और अजीब लग रही थीं, जैसे इनके अंदर कोई पुराना राज छुपा हो। जब सोने का वक्त आया तो सब लड़कियां बिस्मा के कमरे में चली गईं और अपनी जगह बना ली। बिस्मा अपने बिस्तर पर लेटी और सो गई, जबकि बाकी सब फर्श पर बिछाए हुए बिस्तर पर लेटे। कमरे की हवा थोड़ी भारी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनजान सा बोझ इस जगह में छुपा बैठा हो। बिस्मा के कमरे के सामने ही एक बाथरूम था जिसका दरवाज़ा सीधा हालवे में खुलता था। यह हालवे हवेली के अंदर एक पुराने रास्ते की तरह लगता था, जहां दीवार पर पुराने तस्वीर लटक रही थी और लकड़ी का फर्श हर एक कदम पर एक अलग ही आवाज़ निकालता था। मेरी वालिदा ने बताया कि उन्हें हमेशा अजीब जगह पर नींद आने में दिक्कत होती थी, मगर इस बार ये मामला नहीं हुआ। जैसे कोई उन्हें सुकून देने की कोशिश कर रहा हो या शायद कोई इस बात का इंतज़ार कर रहा हो कि वो कब गफलत में चले। लेकिन अचानक उनकी और ताहिरा की एक साथ आँख खुल गई, जैसे दोनों ने एक ही वक्त किसी अनजान चीज़ को महसूस कर लिया हो। दोनों ने अपनी जगह पर बैठकर हालवे की तरफ देखा और उनके चेहरे बिस्मा के कमरे के खुले दरवाजे की तरफ जम गए। हल्की सी चांद की रोशनी हालवे के अंदर आ रही थी और उसी रोशनी में जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। बाथरूम का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरा हालवे एक अजीब सी ठंडी हवा से भर गया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा में कोई सरगोशी हो रही हो, कोई बेचैन साया जो सिर्फ देखने वालों को महसूस हो। एक छोटी सी लड़की
तकरीबन 6 या 7 साल की, एक पुरानी सी फ्रॉक पहने हालवे में चल रही थी, मगर उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। उसकी फ्रॉक बहुत पुरानी और जर्द सी लग रही थी, जैसे कई बरसों से धूल मिट्टी से गुजरी हो। उसके लंबे उलझे हुए बाल उसकी छोटी सी गर्दन के नीचे लटक रहे थे, मगर सबसे ज़्यादा डरावना था उसका चेहरा, जो कि साफ नहीं दिख रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे धुंध से ढका हुआ हो। वो हवा में चल रही थी, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई पानी के ऊपर लहर कर बहता जा रहा हो। मेरी वालिदा और ताहिरा की सांसें रुकने लगीं। उनकी आंखें इस अजीब मंजर पर जम गईं। वो लड़की हालवे से गुजरती हुई सीधा उसी बाथरूम में चली गई जो बिस्मा के कमरे के सामने था। लेकिन दरवाज़ा उसके सामने खुद ब खुद खुल गया, और जैसे ही वो अंदर गई वो धीरे धीरे बंद होने लगा। किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। मेरी वालिदा और ताहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर दोनों इतनी देर तक बेहस और बेहरकत बैठी रहीं कि किसी की हिम्मत नहीं हुई आवाज़ निकालने की। जैसे उनका गला बंद हो गया हो, जैसे अगर वो बोलें तो वो लड़की वापस उनकी तरफ देख लेगी, या शायद वो सिर्फ इसी इंतज़ार में हो कि कोई उसका नाम ले। हवा एकदम से और ठंडी हो गई। कमरे के कोने में लटकता लैंटर्न, उसकी रोशनी हल्की सी झिलमिलाई, जैसे कोई उसके करीब से गुजर गया हो। बाथरूम के अंदर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत सूखी, जैसे कोई बरसों से चीखने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसकी आवाज़ ही ना निकलती हो। ताहिरा ने मेरी वालिदा का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। उनकी उंगलियां ठंडी हो चुकी थीं, पसीने से भरी हुई। वो दोनों अब भी सांस रोककर बैठी थीं, जब अचानक बाथरूम का दरवाज़ा एक शोर की चीख मारकर खुल गया। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण हवेली की पुरानी दीवारों से टकराई, मेरी वालिदा और ताहिरा अब भी रात के मंजर से निकल नहीं पा रही थी। उनके जहन में अब भी वो छोटी लड़की का चेहरा धुंधला सा घूम रहा था, जो हवा में तैरती हुई बेआवाज़ बाथरूम में घुस गई थी। रात भर उन दोनों ने एक भी बार नींद की आगोश में जाने की कोशिश नहीं की। हर छोटी सी आवाज़, हर हल्की सी सरगोशी उनके दिल की धड़कन तेज़ कर देती थी। जब सुबह हुई तो मेरी वालिदा ने हिम्मत करके बिस्मा से इस मकान की तारीख और इस जगह की माजी के मुतालिक सवाल किया। उन्होंने सोचा शायद ये सब सिर्फ उनका वहम हो, शायद उन्होंने जो देखा वो सिर्फ उनकी थकान का नतीजा हो। मगर जो कुछ बिस्मा ने बताया वो उनके लिए और भी ज़्यादा हैरान कुन था। बिस्मा ने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं, लेकिन अम्मी कहती हैं कि बहुत पहले किसी पुराने दौर में एक दीवाने शख्स ने इस घर में एक छोटी लड़की को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया था। ये सुनकर मेरी वालिदा का खून जम गया। जो चीज़ उन्होंने रात को देखी थी, क्या वो सच में उसी लड़की की रूह थी जो मासूम से तरीके से हालवे में बेआवाज़ तैर रही थी। बिस्मा ने यह भी बताया कि ये भी कहा जाता है कि इस घर के पीछे जो पुराना गोदाम है उसमें अजीबो-गरीब नक्श और निशान बने हुए हैं जो किसी काले जादू का हिस्सा लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स सिर्फ एक कातिल नहीं था, बल्कि किसी अंधेरी ताकत का पुजारी था। इसलिए आज भी लोग रात के वक्त उस गोदाम के करीब जाने से घबराते हैं। मेरी वालिदा और ताहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पे लाखों सवाल लिखे हुए थे। क्या जो कुछ रात को उनके साथ हुआ वो बस एक वहम था, या फिर वो छोटी लड़की अब भी इस मकान में अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थी। अफवाहें ये थी कि इस छोटी लड़की की किसी शैतानी रस्म के लिए कुर्बानी दी गई थी। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि एक मंसूबा बनाकर की गई भयानक रस्म थी, यानी काला जादू, जिसमें उस दीवाने शख्स ने न जाने किस मकसद के लिए मासूम लोगों का खून बहा दिया था। कहते हैं कि जिस रात ये कत्ल हुआ तब से इस घर में अजीबो-गरीब वाक़यात होने लगे। कभी रात के अंधेरे में छोटी लड़की की सरगोशी सुनाई देती, कभी कोई दीवार पर बने हुए गहरे सुराग दाग देखकर कहता कि ये सिर्फ दीवार की पुरानी हालत नहीं बल्कि कुछ और है। कई साल गुजर गए, ये वाक़या सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया, मगर फिर भी कभी कभी इसका जिक्र उठता है। ऐसे ही एक दिन जब पुराने वाक़यात पर गुफ्तगू हो रही थी तो बिस्मा ने तसल्ली भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे तो कभी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई इस घर में।
उसके लहजे में बेपरवाही थी, जैसे ये सब सिर्फ अफसाने हों। मेरी वालिदा इस जवाब से मुतमईन नहीं थी। उनका मानना था कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता, हर किसी में ये सलाहियत नहीं होती कि वो रूहानी चीज़ों को महसूस कर सके। कुछ लोग सिर्फ दीवारें देखते हैं, मगर कुछ उन दीवारों के बीच दबे हुए दुख महसूस कर लेते हैं। उन्होंने धीमी आवाज़ में मुझसे ये कहा था। उनका कहना था कि वो उन लोगों में से हैं जो सिर्फ दीवारों के बीच से खामोशी नहीं, बल्कि उस खामोशी में छुपी चीखें भी सुन सकती हैं, जिनका दिल इतना नाजुक होता है कि वो उन रूहों के जज्बात और उनके गम महसूस कर सकती हैं, जो अब भी किसी जवाब या किसी इंसाफ की तलाश में भटक रही हों। शायद इसी वजह से उस रात जो कुछ भी उन्होंने देखा वो बिस्मा ने कभी महसूस नहीं किया, या फिर बिस्मा इस घर के हर एक अजीब लम्हे की आदत डाल चुकी थी अपने आप को। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।